तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, जैसे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी कंडीशन क्या होगी, दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन क्या होगी, ऐसे ही अगर उनका इंटरसेक्शन एंगल निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम आगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइंस के बारे में हम उसकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, उसके से जुड़े हुए स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें भी हम और पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन को जानने से पहले हमें जानना होता है एक्सप्रेशन, यानी समीकरण किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्यंजक किसे कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स formed by using operators of addition, subtraction, multiplication and division. एक्सप्रेशन या व्यंजक किसे कहते हैं? ये संख्याओं और चरों का एक संयोजन है। जब किसी को जोड़ करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, उन संक्रियाओं का उपयोग कर, उनके ऑपरेटर्स का जब यूज करते जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स या फिर इसके प्रकार। तो दो टाइप्स हैं इसके हमारे पास। जो पहला टाइप है वो है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, या जिसको हम कहते हैं संख्यात्मक व्यंजक। और जो दूसरा है हमारे पास उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 + 3 मैंने लिखा, या मैंने लिखा 6 / 3, 8 - 4, 2 × 3, ये सारे ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सारे ही हमारे क्या है? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, नंबर है, और किससे जुड़े हुए हैं? एक संक्रिया से या एक ऑपरेटर से इनको एक ऑपरेटर से जोड़ करके लिखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, इसमें क्या लिखा जाता है? जैसे मैंने लिखा x + 5, एक तो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, उसको हमने जोड़ा है एक ऑपरेटर का यूज करते हुए। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं 2x, 2 को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ में। इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 8y या x + y। ये सारे ही हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक तो वेरिएबल है और एक आपका कांस्टेंट है, और कोई ऑपरेटर का यूज करके हमने इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है। अब आइए देखते हैं हम इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए इक्वेशन किससे कहते हैं हम? ऑल एक्सप्रेशंस हैविंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS is called as equation. Equation uses equality sign between two expressions. All expressions, जितने भी हमारे व्यंजक हैं having LHS, जिनके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन लिखा है और राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन लिखा है, और दोनों के बीच में अगर इक्वल का साइन यूज में लिया गया है, ऐसे दो एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन का नाम देंगे। एक और डेफिनेशन है इसकी, अ मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन expressions using equality is called as an equation. इक्वलिटी का चिन्ह उपयोग करते हुए हम रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में? दो एक्सप्रेशंस या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के बीच में। ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन नाम देते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 5 = 10। तो यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्सप्रेशन नंबर 1। और सिर्फ इतने से की बात की जाए, इस 10 की बात की जाए, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2, व्यंजक 1 और व्यंजक 2। लेकिन जैसे ही आपने इसके बीच में ये इक्वलिटी का साइन लगा दिया तो ये पूरा ये क्या बन गया? आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाई तरफ लिखा गया,
और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ लिखा गया। इन दोनों के रिलेशनशिप को हम कैसे बता रहे हैं, इस इक्वल साइन लगा करके, समानता का चिन्ह लगा करके बता रहे हैं कि ये जो 2x + 5 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो ये 2x + 5 अपने आप में एक अलग व्यंजक है। ये RHS में जो लिखा है 10, ये अपने आप में एक अलग व्यंजक है। 2x + 5 इज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, 10 इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। लेकिन इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है इक्वल साइन लगा करके, तो ये क्या बन गया है, हमारा इक्वेशन बन गया है। आई होप एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता चला होगा। एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का और वेरिएबल्स का, जबकि इक्वेशन के अंदर कॉम्बिनेशन हम इक्वल टू साइन लगा करके इक्वलिटी को शो करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं समीकरण के हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पर, ax + by + c = 0। अब इस इक्वेशन के क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो a है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, हिंदी में इसको कहेंगे x का गुणांक। उसी तरह से ये जो b है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, हिंदी में कहेंगे y का गुणांक, क्योंकि y के साथ गुणा हो रहा है इसलिए। उसी तरह से जो x और ये जो y है ये हमारे हैं वेरिएबल्स। चर राशियां हैं, दोनों ही चेंज होंगी। ये c और ये 0, ये दोनों ही हैं कांस्टेंट्स। अचर या फिर इनको कहेंगे स्थिरांक। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं टर्म, या हिंदी में इसको कहेंगे पद। ये जो प्लस साइन है वो है हमारा ऑपरेटर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं, ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स। एक और ऑपरेटर है इसके अंदर इक्वल टू का साइन, जिसको कहते हैं इक्वलिटी या समानता। अब देखिए इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, ax एक पद है, by एक पद है और c एक अलग पद है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ax + by = -c। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, ये जो पूरा है वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला ये जो पूरा भाग है ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं या समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं ये जो इक्वल के इस तरफ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1, व्यंजक 1, और दूसरी तरफ जो लिखा गया है वो हो गया हमारा एक्सप्रेशन 2, व्यंजक 2। तो दो जब व्यंजक मिलते हैं और इक्वलिटी का साइन जब लगता है उनके बीच में, तब जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम इक्वेशन। तो ये इक्वेशन के पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन है। अलग अलग टाइप्स के इक्वेशन होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्यों कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ये हम आगे जानेंगे। तो अब हम देखते हैं ये इक्वेशंस आखिर कहाँ कहाँ पे काम आती है। वाई इक्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट, यानी हम इनके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि हम इक्वेशंस आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये कहाँ पे काम आ रही है।
तो हमारी डेली लाइफ में इक्वेशंस बहुत सारी जगह पर काम आती है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये इक्वेशंस हमारे काम आती है। रियल वर्ल्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स होती है जिनको आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वेशंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर यूज़ करते हैं। हम कई सारे ऐसे मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं, उन मॉडल्स के अंदर जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट हमको मिलता है, एक रिजल्ट हमको मिलता है। क्योंकि इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों ही यूज में लिए जाते हैं, तो हम कई तरह के मॉडल्स डिजाइन कर सकते हैं जो कि वेरिएबल इनपुट लेंगे और हमको आउटपुट में कुछ कांस्टेंट नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप गूगल सर्च करते हैं तो भी वो इक्वेशंस के फॉर्म में ही सर्च परफॉर्म की जाती है। उसमें आपको कुछ पेजेस रैंक में ऊपर दिखते हैं, कुछ पेजेस आपको नीचे दिखते हैं। आपने किन कीवर्ड्स का सर्च किया है, उन सर्च के बेस पर आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इक्वेशंस के बेसिस पर ही काम करते हैं। जीपीएस ट्रायंगुलेशन, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल मैप जो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है वो आपको लोकेशन x, y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखाता है, यानी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के फॉर्म में ही आपको लोकेशन दिखाई जाती है। तो जीपीएस क्या करता है, लोकेशन को दिखाने का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो जो रास्ता बन के आपको मैप में दिखेगा वो 2 डायमेंशनल होगा। तो जीपीएस ट्रायंगुलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कहीं पर भी खड़े हैं तो उस प्रेजेंट मोमेंट पर आपके ऊपर 4 सैटेलाइट्स मौजूद होने चाहिए आपकी जीपीएस की सही लोकेशन बताने के लिए। उसमें भी हम इक्वेशंस का यूज करते हैं। उसी तरह से जीपीएस से मिलती जुलती एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग, जो कि एरियल फोटोग्राफी के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जीपीएस और रिमोट सेंसिंग का जो डेटा होता है उसको जीआईएस नाम का सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर जो होता है उसको एनालिसिस करता है। तो उसमें इक्वेशंस के फॉर्म में ही वो डेटा का एनालिसिस करता है। तो इक्वेशंस हमारे लाइफ में बहुत सारी जगह पर काम आती है। आप कोई भी डिसिप्लिन ले लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, मेडिकल साइंसेज हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जिस भी टेक्नोलॉजी का नाम लीजिए इक्वेशंस उसके अंदर आपको मिल ही जाएंगे। कुछ फेमस इक्वेशंस हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे पहली कौन सी इक्वेशन है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है जिसमें उन्होंने इक्वेशन दी थी हमको F=g m1m2/d²। ये बहुत फेमस इक्वेशन है। उसी तरह से पाइथागोरस, जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने पाइथागोरस इक्वेशन दिया था जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसी तरह से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत फेमस है। उसके अंदर E=mc², एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को बताती है ये इक्वेशन। इसको कौन नहीं जानता। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है π=c/d, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो किसको डिफाइन करता है, पाई को डिफाइन करता है। ग्रीक्स ने ऐसा सर्किल बनाया था जिसका डायमेंशन उन्होंने जब कैलकुलेट किया, जब उन्होंने सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया उसके डायमीटर से, तो वो था 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू 22 क्या है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, एक वृत्त की परिधि है। और डिवाइड किससे करें, डायमीटर ऑफ द सर्किल से। उसी वृत्त की विकर्ण से हम उसका जब भाग देते हैं तो जो हमको मिलता है वो पाई का वैल्यू होता है। तो ये एक ब्रॉड एरिया है जिसमें हम इक्वेशंस काम में लेते हैं। अब मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में इक्वेशंस कहाँ कहाँ काम आती है। जैसा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इक्वेशंस का यूज आएगा। और किसी का एज कैलकुलेट करना है उसमें इक्वेशन का यूज आएगा। ज्योमेट्री के अंदर अननोन एंगल निकालना, उसमें हमारी इक्वेशन काम आती है। स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स, ये सारे वैल्यूज निकालने में हमें इक्वेशंस हमारे काम आती है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एज कैसे कैलकुलेट की जाती है, स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई वाक्य हमको दिया गया है उससे हम समीकरण कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इससे हम इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, अजय इज थ्राइस ओल्ड एज गीता। अजय की उम्र कितने गुना है, 3 गुना है गीता की उम्र से, गीता की एज से। इफ 10 years ago, अगर 10 साल पहले अजय की एज, हिज एज
was 4 times, अगर 10 साल पहले उसकी एज अगर गीता की एज की 4 गुना थी, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या फाइंड आउट करना है, गीता और अजय दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला तो वेरिएबल कौन सा है जो कि हमें पता करना है, वो है अजय की एज, और दूसरा है गीता की एज। ये दोनों ही अननोन है, हमें पता नहीं है। और वेरिएबल है, क्या उम्र एक ही रहेगी हमेशा, नहीं, बदलती रहेगी। 10 साल पहले उसकी एज 4 गुना थी और अभी जो उसकी एज है वो कितनी गुना है, 3 गुना है। तो अब उनकी प्रेजेंट एज कितनी है ये हमको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट गीताज प्रेजेंट एज इज x। तो इसको सिंपल से सॉल्व करते हैं। देखिए इधर मैं लिख देता हूं अजय और इधर मैं लिख देता हूं गीता। गीता की एज हम मान रहे हैं x और अजय की एज कितना है, गीता की एज की 3x, 3 टाइम्स है। अगर गीता की एज 5 साल है तो इसकी कितनी होगी, 15 साल हो जाएगी। अगर इसकी 20 साल है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 20, 60 ईयर्स हो जाएगी। 3 गुना उसकी एज ज्यादा हो जाएगी अजय की एज से। अब ये कह रहा है इफ 10 years ago, यानी 10 साल पहले, यानी कि दोनों में से हमको क्या माइनस करना है, 3x माइनस 10 और x माइनस 10। क्या 10 साल पहले आ गए, x इसकी एज थी, 10 साल पहले इसकी एज कितनी थी, x माइनस 10 थी, और इसकी एज 10 साल पहले कितनी थी, 3x माइनस 10 थी। लेकिन आगे कंडीशन क्या दे रहा है, वॉज 4 टाइम्स ऑफ गीताज एज। जो गीता की एज थी उसकी 4 गुना एज इसकी थी। तो गीता की एज की 4 गुना कितनी होगी, 4 इंटू एक्स माइनस 10, ये अजय की एज हो जाएगी। ये कितनी अजय की एज थी, 10 साल पहले थी। गीता की 10 साल पहले एज ये थी, उसकी एज का 4 गुना, यानी कि इंटू 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अजय का एज हमको मिल जाएगा। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लगाएंगे, बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 4x माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो यहाँ क्या बचाएगा, 4x माइनस 3x, x 40 माइनस 10 कितना बचाएगा, 30 बच जाएगा। तो गीता की प्रेजेंट एज कितनी है, 30। तो अजय की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 3x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 90। ये आपकी अजय की एज आ जाएगी। तो ये जो इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो चीज हमने यहां पर लिखी है, ये क्या किया है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। क्या किया है हमने, इस वाक्य को, स्टेटमेंट टू इक्वेशन, स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही क्या है, इसका इक्वेशन का एप्लीकेशन है। इसीलिए इक्वेशंस बहुत पावरफुल है। उम्र कैलकुलेट करना एक डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और उसको सॉल्व करके हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए। तो ये इक्वेशंस का एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द क्वेश्चन। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अभी इस पे बात नहीं कर रहे, लीनियर इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। एंड फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कई सारे मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो हमको कौन सा मेथड यूज करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 पीपल, 6 लोग हैं, टुक पार्ट इन अ जीके टेस्ट, जिन्होंने एक जनरल नॉलेज का टेस्ट होने वाला है उसमें भाग लिया है। इफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स आर 2 more than नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें कैंडिडेट्स जो बैठे हैं वो कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, और मेल कैंडिडेट जो है वो कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है फीमेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में। देन फाइंड नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु टुक पार्ट इन द जीके। तो कितने मेल और कितने फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती जा रही है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। 6 पीपल टुक पार्ट, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ मेल्स एंड y नंबर ऑफ फीमेल्स took part
इन द टेस्ट। जीके टेस्ट में एक्स नंबर ऑफ मेल्स थे और एक्स नंबर ऑफ फीमेल्स थे, हमको यही तो फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 6 टोटल एक्स मेल थे और वाई टोटल फीमेल थी, उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 6 लोगों ने भाग लिया है टोटल। अगला लैंग्वेज क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स आर 2 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि मेल कैंडिडेट्स एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है, कितने ज्यादा होने चाहिए, ये हमारे फीमेल कैंडिडेट्स, और एक्स की वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 2 ज्यादा होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इसी फॉर्म में हम लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये इक्वेशन आपको बनानी आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आगे हम इसके ऊपर और सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं अभी हम, कि इस लैंग्वेज को, ये जो भाषा लिखी है, जो लैंग्वेज है, इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। तो देखिए वापस से समझ लीजिए, 6 पीपल टुक पार्ट इन अ जीके टेस्ट, 6 लोगों ने भाग लिया है। अब 6 में से कितने मेल है कितने फीमेल ये हमको नहीं पता, ये हमको पता करना है। तो क्या मान लिया हमने कि x नंबर ऑफ मेल थे टोटल और उसमें y नंबर ऑफ टोटल फीमेल थी। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं दे रखे हैं, 6 लोगों ने भाग लिया है, तो x मेल और y फीमेल हो गई। अब 6 हमारा इक्वेशन बन रहा है, x और y के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं 6, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं 6, 3 प्लस 3 लिख सकते हैं 6, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 0 6, बहुत सारी तरीकों से 6 बन सकता है। तो ये x और y का कौन सा वैल्यू आएगा, कितने मेल और कितने फीमेल थे, वो हमको कैसे पता चल रहा है, ये आगे वाली लाइन पढ़ करके पता चल रहा है। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स 2 ज्यादा हैं फीमेल कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, तो ये हमारे मेल कैंडिडेट हैं x, और y क्या है, फीमेल कैंडिडेट। x कितने ज्यादा हैं फीमेल के, 2 ज्यादा हैं, तो ये इक्वेशन को मैंने लिख दिया x इक्वल टू वाई प्लस 2। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले जो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू, इस x को मैं उस तरह भेजूंगा तो ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स। तो मैं, क्योंकि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो x और y के वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखिए x का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x का वैल्यू मैं कितना रखूँ, 1 रखूँ, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा सॉल्व, ये तो बहुत इजी है, x की जगह पे वैल्यू रखते जाएंगे, y की तरह y की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। इस मेथड, इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। इस मशीन के अंदर, एक कोई मशीन आपने बना दी, उसमें आप नंबर्स देते जा रहे हैं और वो आउटपुट में आपको ये y की वैल्यूज देती जा रही है, x की वैल्यूज देते जा रहे हैं, y की वैल्यूज देते जा रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मशीन के अंदर इक्वेशन क्या काम कर रही है, तो इस तरह की जो फंक्शनिंग होती है इसको हम मॉडल्स कहते हैं। तो ये तो इस इक्वेशन के लिए हो गया। इसी तरह से हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 फॉर इक्वेशन नंबर 2। देखिए 2 नंबर इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मैं अगर y इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करते जानी है, x की और y की। x की वैल्यू रखी मैंने 2, मान लीजिए मैंने वैल्यू रखी 2, 2 माइनस 2, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। x की वैल्यू रखी 3, 3 माइनस 2 मिल जाएगा 1, x की जगह रखी 0 तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2, x की जगह रखी 4 तो आपको मिलेगा प्लस का 2। तो हम इन दोनों का एक रफ स्केच बना के देखते हैं, हमको क्या डिफाइन करना है, हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो एक रफ डायग्राम में आपको अब बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ग्राफ डिजाइन करते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। 1 2 3 4 5, इसको ले लेते हैं 6। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, उस तरह से ले लेते हैं -1 -2। देखिए अब इसमें हमको प्लॉट करना है ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे, आप इस लाइन के लिए पहले प्लॉट करते हैं 0,6, x की वैल्यू 0 होती है, y इस 6 पे, तो हमको मिलेगा पहला पॉइंट 0,6। ये जो पॉइंट हमको मिला है 0,6।
दूसरा है 1,5, ये रहा हमारा x का 1 और ये रहा y का 5, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मार्क कर सकते हैं 1,5। दूसरा पॉइंट है 2,4, तो ये 2,4 यहाँ कहीं पे आएगा 2,4, ये आ गया 2,4। उसके बाद हम ले लेते हैं 4,2, 4,2 यहाँ पे कहीं आएगा। तो आप इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ लाइन इस तरीके से बनेगी यहाँ पे। इसको ले लेते हैं हम 4,2। अभी हम रफली स्केच कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या मिल रहा है 2,0, यानी कि x पे, x एक्सिस पे ये है 2,0। अगला पॉइंट है 3,1, ये हो गया हमारा 3,1। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ 3,1। अगला पॉइंट है 0,-2, तो 0,-2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ y एक्सिस पे आएगा 0,-2। 4,2, ये रहा हमारा 4,2, ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास बनकर के आएगी 0, ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आएगी। तो ये लाइन आगे भी तो कहीं जाएगी, एक्सटेंड होगी, और ये वाली लाइन भी एक्सटेंड होगी आगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको जो मिल रहा है 4,2, यही हमारी x और y की दो वैल्यूज है। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट intersection point is 4,2। x का वैल्यू कितना आएगा 4 और y का वैल्यू कितना होगा 2। अब इस इक्वेशन में रख करके देख लीजिए 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। अभी 2 + 4 भी 6 था, 3 + 3 भी 6 था, 0 + 6 भी 6 था, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, ये 4,2 वाला। 4 मेल्स होंगे और 2 फीमेल इसके अंदर कैंडिडेट होंगे, यानी कि हमारे पास यही हमको फाइंड आउट करना था। 4 तो हमारे पास मेल होंगे और 2 हमारे पास फीमेल्स होंगे। तो ये एक और एग्जांपल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा होगा अभी, लेकिन आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी हमारे पास। तो वीडियो के इस अगले सेक्शन में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कई तरह की होती है, उनकी पावर, उनकी घात के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर उसके अंदर कितने टर्म्स हैं उसके आधार पर, यानी चर और पद के संख्याओं के आधार पर भी उसको विभाजित किया जा सकता है। कई इक्वेशंस जो है वो अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करती है, जैसे कि अंडर रूट का यूज करना, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का यूज करना। इसके आधार पर भी इक्वेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण। देखिए y = 3x + 2 को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है। इसमें जो भी वेरिएबल है, पहले तो ये देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, चर राशि कौन कौन सी है, एक तो x है और एक y है। अब इनकी पावर देखिए, इनकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, यानी मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है। तब हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये जो इक्वेशंस होती हैं, जब इनका ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनता है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो सारी ही कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, क्योंकि उन सभी की डिग्री कितनी होगी 1 होगी। डिग्री का मतलब है उनकी घात कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरा इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन के अंदर x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, और ये एक कांस्टेंट है, ये एक अचर राशि 8 है। तो ये जो इक्वेशन है इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह से x + 4, x की पावर है 1 + 4 = 0, यानी इसमें सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है। 1 डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए इसको कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x²। देखिए इसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, तो ये कैसी इक्वेशन हुई, 2 डिग्री का इक्वेशन हुआ ये। और जितने भी 2 डिग्री की इक्वेशन होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघाती समीकरण। थर्ड है क्यूबिक इक्वेशन या घन समीकरण, या फिर इसको त्रिघाती समीकरण भी कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी x की पावर देखते हैं आप, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है। तो ये 3 डिग्री का इक्वेशन हुआ, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये डिग्री के आधार पर इनके विभाजन है, डिग्री के बेस पर इनके कैटेगराइजेशन।
फिर है क्वाड्रिक इक्वेशन या फिर चतुर्थक समीकरण, जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर देखते हैं। इस x की पावर कितनी है 1, इस x की पावर है 2, इस x की पावर कितनी है 3, क्या इससे भी बड़ी कोई पावर है? हाँ, इससे बड़ी पावर है 4। तो ये 4 डिग्री इक्वेशन हुई, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। उसके बाद आती है क्विंटिक इक्वेशन, सबसे बड़ी x की पावर जिसमें 5 है, 5 डिग्री की, उसको हम कहते हैं क्विंटिक इक्वेशन या फिर पंचक समीकरण या पंचांग समीकरण भी इसको कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मोनोनोमियल इक्वेशन। मोनोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर एक टर्म हो, एक पद हो। देखिए इसमें पद कितने हैं, एक x, सिर्फ एक ही पद है, 2x क्यूब एक ही पद है इसके अंदर, 3x² एक ही पद है इसके अंदर, तो इसको हम कहेंगे मोनोनोमियल इक्वेशन। मोनोनोमियल इक्वेशन को आपको ऐसे नहीं समझना है कि एक ही वेरिएबल हो इसके अंदर, वेरिएबल तो दो हो सकते हैं, चर राशियां दो है इसके अंदर, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये पद एक है, टर्म मिलकर के एक टर्म बनती है। बायनोमियल इक्वेशन के अंदर क्या है, द्विपदी समीकरण, जैसा इसका नाम भी बता रहा है, दो पद होने चाहिए। यहाँ x² एक पद है और y की पावर 20 ये दूसरा पद है, तो ये 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, दो वेरिएबल्स हैं, दो पद हैं इसके अंदर, एक और दो, तो ये बायनोमियल इक्वेशन हो गया। x + y = 0, दो पद हैं इसमें भी x + y। उसी तरह से यहाँ पर x² y² एक पद है और 9 एक दूसरा पद है, इसको हम कह रहे हैं 2 टर्म्स है इसके अंदर भी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बायनोमियल इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं। ट्राइनोमियल इक्वेशन या कि त्रिपदी समीकरण, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, 3 पद होंगे। तो देखिए कौन कौन से 3 पद है इसमें, 2x 3y 8z, ये 3 टर्म्स है इसके अंदर। अगर मैं इस z को यहाँ से हटा दूं तो भी ये 3 टर्म इक्वेशन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है बहुत सारे मोनोनोमियल इक्वेशन मिलकर के जो इक्वेशन बनाते हैं उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर x की पावर 3 ये एक टर्म है, x की पावर स्क्वायर, x की पावर 2 ये एक टर्म है, 6x, तो इसमें 4 पद है हमारे पास। तो कितने टर्म्स हो सकते हैं, n टर्म्स हो सकती है, इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो उसके बेस पर हम इसको कह रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब है बहुत सारे। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको, जैसे ये जो इक्वेशन है x + y = 0, ये जो x + y = 0 यहाँ इक्वेशन लिखी है हमने, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, लीनियर बायनोमियल इक्वेशन इसको नाम दे सकते हैं। x = 0 ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो लीनियर हो सकता है, तो ये क्या कैसा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर मोनोनोमियल इक्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और मोनोनोमियल का मतलब है उसके अंदर एक ही पद होना चाहिए। बायनोमियल का मतलब है उसमें दो पद होने चाहिए, दो पद हैं इसके अंदर x + y, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो 1 पावर वाली इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये लीनियर है और बायनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो पद, 2 टर्म्स इसके अंदर यूज में आ रही है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिग्री के बेस पर है और ये जो क्लासिफिकेशन है वो टर्म्स के बेस पर है। अब मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं इक्वेशन के अंदर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसके अंदर e का टर्म हम यूज करते हैं, या जिसका ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, उसको इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या घातांकी समीकरण। अगला है रेसिप्रोकल इक्वेशन या व्युत्क्रम समीकरण। ये क्या कहता है कि ये जो भी इक्वेशन है इसके अंदर अगर उस टर्म का रेसिप्रोकल रख दे तो इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि x² + 1/x² है, इसमें x की जगह पर x का रेसिप्रोकल वो होता है 1/x। अगर हम 1/x रख दे x की जगह पे तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 1/x² प्लस x² प्लस a 1/x प्लस x = 0। तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगली इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, sin² x + cos² x = 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 हमको मिलता है। और फिर अगला है लॉगरिथमिक इक्वेशन या लघुगणकीय समीकरण, जिसके अंदर हम लॉग के वैल्यूज का यूज करते हैं, log x का यूज करते हैं। तो उसके बाद रेडिकल इक्वेशन, जिसके अंदर रेडिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे रेडिकल सिंबल कौन सा है, अंडर रूट जो है वो रेडिकल सिंबल है, तो अंडर रूट वाली जो समीकरण होती है उनको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो अब देखते हैं अपन लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी
इक्वल, इनइक्वल, क्या सिर्फ यही इक्वेशन हो सकती है? y इक्वल टू 3x प्लस 2, क्या ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जब हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, इन साइन को हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। मैथ्स के अंदर असमानताएं जिसको कहते हैं। 2, जैसे मैंने लिखा 2 नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये सही है, 2 इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हम, तो इनइक्वालिटी के सिंबल्स वहां पर यूज में लिए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने इक्वेशंस के बारे में जाना, लेकिन जब इक्वल टू का साइन नहीं लगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं हो, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो, राइट हैंड साइड लेसर हो, या इक्वल टू या लेस देन हो, तब हम इक्वल टू का साइन का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आइए देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं। देखिए, अ लीनियर इनइक्वालिटी कंटेन्स अ लीनियर इक्वेशन एक्सेप्ट इक्वल टू का साइन। ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन ही होगी, लेकिन इसके अंदर इक्वल टू का साइन हम यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, लेकिन हर बार ये जरूर नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड कॉलेज इज एग्जैक्टली 5 किलोमीटर। आपकी कॉलेज से आपके घर की दूरी एग्जैक्टली 5 किलोमीटर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं एक्स आपसे, आपके घर की कॉलेज से दूरी है, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। इसमें इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ये हमने इक्वेशन के पार्ट्स में देखा है। उसी तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड कॉलेज इज एटलीस्ट 5 किलोमीटर। अब हमने डिस्टेंस को नापा नहीं है, एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 किलोमीटर तो होगी ही। तो कम से कम 5 किलोमीटर होगी। इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा? मान लेते हैं डिस्टेंस x है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 किलोमीटर। कम से कम कितनी है? 5 किलोमीटर, तो इक्वल टू का साइन लगाया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 भी हो सकती है, 6.5, 7, 8 कितनी भी हो सकती है। तो हम क्या लिख रहे हैं? ग्रेटर देन 5 किलोमीटर और इक्वल टू। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो इक्वल टू 5 किलोमीटर है और एक ग्रेटर देन 5 किलोमीटर है। ये दो चीजें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस जब आती है, जैसे एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस तरह के शब्द जब हम उपयोग में लेते हैं, यूज करते हैं, इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है जो चीज आपस में इक्वल नहीं है, उससे कोई छोटी होगी, उससे कोई बड़ी होगी। तो हम इनमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं जिनको हम इनइक्वालिटी सिंबल कहते हैं? इसमें ये है नॉट इक्वल टू का साइन, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का और ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये 5 सिंबल्स इसके अंदर हम यूज करते हैं। उसके अलावा इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे स्ट्रिक्ट के अंदर क्या मतलब है इसका? स्ट्रिक्ट का मतलब, स्ट्रिक्ट में 2 सिंबल्स है, लेस देन और ग्रेटर देन का। स्लैक के अंदर 2 है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर क्या होंगी? 1 डिग्री वाली जो हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो लगभग सारे रूल जो होते हैं इक्वेशन के और इनइक्वालिटीज के सेम ही होते हैं, कुछ रूल्स चेंज होते हैं। 2x + 3y इज ग्रेटर देन 10, यानी जो भी लेफ्ट साइड में आएगी चीज वो किससे बड़ी होगी? राइट हैंड साइड से बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि 10 से जो भी बड़ी संख्या होंगी वही आएगा। 10 खुद भी नहीं आ सकता, 10 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, तो इसका वैल्यू ये आएगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जब जो भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट घात उस समीकरण का कितना होगा? 2 होगा। तो हम ऐसी समीकरण को, ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी किसे कहेंगे? जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो इसमें इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कह रहे हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 2 + 3 ग्रेटर देन 4। ये सही है। 2 + 3 कितना होता है? 5, और वो ग्रेटर देन 4 होता है। ये ट्रू है। इनइक्वालिटी ट्रू और फॉल्स हो सकती है। अगर यहाँ पे 2 + 1 होता तो ये कितना होता? 3 ग्रेटर देन 4। क्या 3 ग्रेटर देन 4 होता है? नहीं। तो ये इनइक्वालिटी कैसी है? फॉल्स है। दूसरा एग्जांपल क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी विद 1 वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी मैंने अभी बताई, सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी। इसमें हाईएस्ट पावर 1 ही है और एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या कह रहे हैं? 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल ही है, सिर्फ x। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 1 डिग्री का है ये इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं।
देखिए यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 3, सबसे पहले जो 3 है हम इसको हटाते हैं, 2x प्लस 3, इस 3 को हटाने के लिए क्या मैं दोनों तरफ -3 लिख दूं, तो ये 3 हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 5, -2 -3 मिलकर के माइनस का 5 हो जाएगा। ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं x x, इन दोनों को मिलाना है, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 5 माइनस एक्स, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। इस तरह से वन वेरिएबल की इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक ही इक्वेशन है तो हम एक ही लाइन को ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, मान लेते हैं ये 0 है नंबर लाइन पे, -2 -3 -4 -5, और ये नंबर लाइन इनफाइनाइट तक चलती है, हमें पता ही है। अब अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, -5 से बड़ा और -5 जिसके अंदर इंक्लूड है ना, तो -5 को इंक्लूड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक डॉट बनाते हैं, जिसका मतलब होता है जिस नंबर पे डॉट को बनाया गया है वो नंबर इंक्लूडेड है, और इससे बड़ी संख्याओं के लिए हम क्या बनाएंगे, एक रे बनाएंगे, और वो कहाँ तक जा रही होगी, प्लस इनफाइनाइट तक। -5 से बड़ा कौन सा होता है, -4, और ये सारे जो वैल्यूज हैं इसके राइट साइड में वो सारी वैल्यूज इससे बड़ी होती है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। आइए एक और एग्जांपल देखें, 3x इज ग्रेटर देन 9, तो इसको आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ किसका, 3 का डिवाइड करेंगे, तो इस 3x डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x ग्रेटर देन 3। इस इनइक्वालिटी का अगर आपको डायग्राम बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, फिर से एक ही वेरिएबल है तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम x और y दो वेरिएबल होते हैं तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता कैसे है, दो नंबर लाइन से बनता है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, y नंबर लाइन और x नंबर लाइन से मिलकर बनता है। अभी यहाँ पर x की ही वैल्यू है, y की कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या मार्क करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू 0 1 2, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 3, लेकिन क्या 3 इंक्लूड है इसमें, नहीं इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन नहीं है इसके अंदर, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या बनाते हैं, एक बबल बनाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक बबल है, जिसका मतलब है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे बड़ी सारी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। x ग्रेटर देन 3 का मतलब है x 3 तो नहीं हो सकता, 3 से बड़ी सारी जितनी वैल्यूज है वो सब इसके अंदर हो सकती है। तो हम क्या बनाते हैं, 3 के ऊपर एक बबल का साइन बनाते हैं और फिर इस लाइन को हम कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए, डिफरेंस शो करने के लिए अलग से ड्रॉ किया है, लेकिन इस लाइन नंबर लाइन के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यूज हैं, ये सारी x की वैल्यूज हैं, तो नंबर लाइन की ये सारी x की वैल्यूज है, तो नंबर लाइन के ऊपर ही इस लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। तो ये बात हुई अभी लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल की। आइए टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं उसको तो लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स और इसकी ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसको देखते हैं अपन। देखिए ये मैंने दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लिखा है। देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और दोनों की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, दो वेरिएबल्स के अंदर। देखिए जब भी दो वेरिएबल के अंदर आपको ग्राफ प्लॉटिंग करनी होती है तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2x + 3y = 6, इसका इक्वलिटी वाला इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जैसे मैं सिंपल वैल्यूज पुट करता हूँ, x = 0 पे मुझे क्या इक्वेशन मिल रहा है, 3y = 6 मिल रहा है, y का कितना वैल्यू मिल रहा है, मेरा 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, y = 0, तो मुझे मिलेगा इक्वेशन 2x = 6 और x = मुझे मिल जाएगा 3। अब देखिए एक लाइन के मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, x, y, एक तो मुझे क्या मिला है, x 0 रखने पर 2 मिला है, और यहाँ पे x, y कितना मिला है मुझे, 3 और 3,0। ये मुझे दो एक लाइन के दो इक्वेशंस मिल गए। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये हम पहले देख चुके हैं, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जो उसके ऊपर लाई करते हैं। तो आइए इसको बना करके देखते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। वन 2 3 4 5
1 2 3 4 5। हमारे पॉइंट्स क्या हैं 0,2। x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, तो 0,2 पॉइंट जो होगा वो ये पॉइंट है 0,2 और 3,0 x पे 3 और y इस पे x एक्सिस पे y 0 होता है तो ये 0,3 हो गया। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो ये लाइन बनेगी कुछ, ये लाइन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यू चलती रहेगी लाइन। अब देखिए ये जो लाइन है, अब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन ये जो इक्वेशन, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये इनइक्वलिटी है। हमने तो क्या इक्वलिटी लेकर के सॉल्व किया है, लेकिन ये क्या सारी x और y की वैल्यूज के लिए ट्रू होगी? नहीं, इसीलिए तो इसे कह रहे हैं इनइक्वलिटी। यानी कि ये अगर ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए 6 से छोटा या 6 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वलिटी फॉल्स हो जाएगा। तो अपने को अगर ट्रू वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए चेकिंग दी इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी को चेक करते हैं। यानी ये जो ग्राफ है ये अभी अधूरा है, इसमें सारी वैल्यूज कवर हो गई, लेकिन हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए x और y की, वही वैल्यूज चाहिए जो हमको लेस देन 6 या इक्वल टू 6 ला करके दे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इस इनइक्वलिटी को चेक करने का इजी तरीका क्या है, ये जो इनइक्वलिटी है इसमें पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये 0,0 जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि ओरिजिन किस तरफ लाई कर रहा है, क्या ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं रख रहा हूँ 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 6, क्योंकि ये हमारी इनइक्वलिटी ट्रू हो गई है। यहाँ पे इनइक्वलिटी ट्रू है तो जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन will lie in the line, यानी ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। शेडेड पोर्शन, देन द शेडेड पोर्शन will be towards origin। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, अब इस लाइन के ऊपर भी कुछ वैल्यूज हैं, इस लाइन के कुछ नीचे भी वैल्यूज हैं, लेकिन वो सारी हमारी इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, वो भी हम चेक करेंगे। तो अभी 0 लेस देन 6 क्या बता रहा है, ये जो ओरिजिन होगा वो हमारा ट्रू पॉइंट होगा, वो जो शेडेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो शेडेड एरिया है। यानी इस लाइन के जो नीचे सारी वैल्यूज होंगी वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। देखिए अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट लेके दिखाता हूँ जो कि इस लाइन के ऊपर की तरफ हो। जैसे ये मान लेते ये क्या है 1 2, तो इसको हम ले लेते ये है हमारा पॉइंट 2,3। इस 2,3 को इस इनइक्वलिटी में पुट करके देखते हैं। देखिए मैं रख रहा हूँ x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। इनइक्वलिटी को ट्रू प्रूव करना है, क्या ये ट्रू प्रूव होगी? ये तो 13 हो गया, 13 लेस देन 6, ये तो फॉल्स हो गई इनइक्वलिटी। यानी कि ये जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं वो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसे पॉइंट्स रखने होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे इस लाइन के नीचे वाला कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए। जैसे हम एक और पॉइंट लेते हैं, ये है 1,1, इसमें 1,1 रख के देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 लेस देन 6, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 5 इज लेस देन 6। ये ट्रू है, इस इनइक्वलिटी के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उनको ले लीजिए या इस लाइन के नीचे कोई भी पॉइंट्स है उनको ले लीजिए, वो सारे ही पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर वाले कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम टू वेरिएबल्स की ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इसकी इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर इक्वेशन से जुड़ी हुई हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इक्वेशन रियल लाइफ में कहाँ पे काम आते हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। फिर हर बार हर चीज़ को हम इक्वेशन से नहीं लिख सकते, तो हम इनइक्वलिटीज़ का भी यूज़ करते हैं लाइफ में, उसके भी स्टेटमेंट से हम कैसे इनइक्वलिटी बनाना वो भी हमने सीखा। और हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे। इनइक्वलिटीज़ में भी
इक्वेशंस अपने आप में बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़ भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो भी लीनियर इक्वेशंस ही हैं और वो भी स्ट्रेट लाइंस बनाएंगी, उनमें ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं इन स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ के अंदर। ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इनके सॉल्यूशंस होते हैं, कई अलग अलग तरह के मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के, तो हम इन सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।